कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गणित का जो मेथोडोलॉजी है, गणित की शिक्षण विधि है उसके बारे में। तो आज मैं लगभग आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं गणित से रिलेटेड जो शिक्षण विधि है वहाँ से वो मैं करवा देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ज़रूर आएंगे, आप एक बार अच्छे से इसको ज़रूर सुन लीजिए। तो मुझे विश्वास है कि आज के लेक्चर से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप इसको अच्छे से सुनिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, गणित शिक्षण के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो वो है संश्लेषण विधि। कौन सा विधि है स्टूडेंट्स? संश्लेषण विधि द्वारा जो है कमजोर छात्रों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये संश्लेषण विधि होता क्या है? फिर आपका विश्लेषण विधि है, वो कौन सा विधि है? आगमन विधि क्या है? निगमन विधि क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स बनाने से पहले इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पहले बता देता हूं। तो इससे क्या हुआ कि आप खुद ब खुद ऑब्जेक्टिव्स यहां से बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप जानिए कि विश्लेषण विधि क्या होता है, और उसके बाद मैं संश्लेषण बताऊंगा, फिर आपका आगमन, फिर निगमन विधि। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूं विश्लेषण विधि की। इस विधि में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है विश्लेषण विधि। इस विधि के द्वारा अध्ययन करते समय अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। जो चीज अज्ञात है उसको पहले आप यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। और इस विधि में आप जो चीज आपको नहीं पता है उसकी जानकारी को पहले सोचते हैं, और फिर जो चीज़ आपको जानकारी है उसके बारे में बाद में सोचते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक आदमी ने 5 रुपये में 6 कलम खरीद कर 3 रुपये के 2 के हिसाब से बेच दिया। तो बताओ कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका अज्ञात क्या है? प्रतिशत लाभ। तो सबसे पहले आप प्रतिशत लाभ के बारे में सोचिएगा कि प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा। अगर प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फिर आपको लाभ का पता करना होगा, कुल लाभ कितना हुआ। फिर अगर कुल लाभ निकाल लिए तो वहां पे कुल लाभ ज्ञात करने के लिए आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। अगर विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिए तो आप क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। यानी आप जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो ये विधि है विश्लेषण विधि, और इस विधि का प्रयोग थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इसका प्रयोग जो है स्टूडेंट्स वो कम होता है विश्लेषण विधि का। सबसे ज़्यादा मैथ बनाने में संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो विश्लेषण विधि, तो इसके कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी हैं। तो गुण क्या है स्टूडेंट? इस विधि के द्वारा छात्र क्रियाशील रहते हैं, फलस्वरूप जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह अस्थायी होता है। तो अगर आप इस विधि से कीजिएगा और ये सीख लीजिएगा तो वो अस्थायी रहेगा आपके पास। यह विधि गणितीय कार्यकर्ता की विधि है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यह विधि बालक को विचार एवं तर्क शक्तियों के विकास में उपयोगी सिद्ध होती है। उपयोगी तो सिद्ध होती है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है इस विधि से करने में, इसलिए इसकी यह ड्रॉबैक दोष है। तो इसके दोष जो हैं, इस विधि की सबसे बड़ी दोष यह है कि इसके द्वारा गणित का शिक्षण प्रदान किया तो जाता है, लेकिन इसमें अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अत्यधिक समय लगता है, इस कारण से विश्लेषण विधि हम लोग जो है प्रयोग कम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने दूसरा विधि का चर्चा किया था, और दूसरा विधि जो है आपका संश्लेषण विधि। तो ये बिल्कुल इसका विपरीत होता है। उसमें क्या है? विश्लेषण में क्या आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। तो संश्लेषण विधि में क्या करेंगे? हम जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। जो चीज़ ज्ञात है, जैसे मान लीजिए वही क्वेश्चन आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक आदमी ने 5 रुपये में कलम खरीदे और 3 रुपये प्रति की दर से बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो जो है ये क्रिया, जो 3 कलम का जो क्रय मूल्य है वो है 5 रुपये। सबसे पहले काम क्या करेंगे? क्रिया पहला करेंगे कि 3 रुपये, जो 3 कलम का जो क्रय मूल्य कितना है वो 5 रुपया। तो ये आपको ज्ञात है, तो ज्ञात से अब अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं। फिर 3 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो गया? क्योंकि वो 3 के हिसाब से बेच रहा, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 रुपया। यानी यहाँ पे आपको ज्ञात था, अब अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसको बाद में आप प्रतिशत लाभ निकालिएगा। और विश्लेषण विधि में हमने क्या किया था? अज्ञात था, पहले बताया कि
लाभ, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए पहले आप सोचिए कि कैसे निकलेगा, फिर लाभ निकालेंगे, फिर लाभ के लिए फिर विक्रय मूल्य चाहिए, फिर क्रय मूल्य चाहिए। तो इस हिसाब से तो यहाँ क्या है आपका ज्ञात क्या है, तो कितना रुपया में वो 3 क्रय मूल्य कितना है, तो 5 रुपया है। फिर विक्रय मूल्य 3 के हिसाब से 3 पेन का तो 9 रुपया हो गया। तो अब क्या होगा, तो ये जो विधि अपनाएंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो इसको बोलते हैं संश्लेषण विधि। तो गणित शिक्षण हेतु अब जो है मैं आगमन विधि के बारे में बताऊंगा। तो आप समझ गए होंगे विश्लेषण और संश्लेषण विधि दोनों एक दूसरे का विलोम है। विश्लेषण में क्या होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, और संश्लेषण में जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जाते हैं। ठीक है, अब है गणित में शिक्षण हेतु आगमन विधि। आगमन विधि क्या है, इसके बारे में देखिए लिखा हुआ यहाँ पे। इस विधि में शिक्षक किसी बिंदु, धारणा या नियम को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे उदाहरण या एक ही जैसी परिस्थितियां प्रस्तुत करते हैं और उन सब के निरीक्षण के पश्चात जो तथ्य सभी में उभयनिष्ठ होता है उसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार सामान्य नियम प्रतिपादित किया जाता है। इसमें विशेष से सामान्य की ओर, मतलब यहाँ पे जो जाते हैं आप विशेष चीज से सामान्य की ओर जाते हैं, सूत्र का पालन किया जाता है। जैसे इसमें उदाहरण है कि आप उदाहरण है जैसे वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, यानी कुछ आप रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, फिर उससे आप निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें जो इस विधि में सामान्य जो है विशेष चीज जानकारी होता है आपको, और उससे आप सामान्य जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपका कौन सा विधि, आगमन विधि। और इसका जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर आपको ब्याज निकालना, ठीक है, तो ब्याज निकालते हैं तो एक एक नियम का यूज करते नहीं। अगर मान लीजिए 500 रुपये है और उसको 2 वर्षों के लिए 4% ब्याज की दर से कहीं मूलधन लगाया गया, तो उसका ब्याज कितना होगा। तो इसमें आप एक एक नियम का प्रयोग करेंगे कि 1 साल में 4 रुपया लगता है, इतने रुपये का 100 रुपये का, तो 500 का कितना लगेगा। तो इस प्रकार से आप एक एक नियम से बनाते हैं, तो वो आपका आगमन विधि होता है स्टूडेंट्स। तो इसको आप अच्छे से समझिए, आगमन विधि क्या होता है, जो आप एक एक नियम का जो प्रयोग करते हैं चूंकि इसलिए वाला, तो यही होता है आगमन विधि। इतना आप इसको समझ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि विशेष से सामान्य की ओर सूत्र का पालन किया जाता है, चूंकि इसलिए का प्रयोग करके आप यहाँ पे एक एक नियम के सहारे यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो है आपका आगमन विधि। अब आ जाइए स्टूडेंट निगमन विधि। अब आगमन जो विधि मैंने बताया है उसका थोड़ा सा आप गुण जान लीजिए क्या होता है। उसका गुण क्या होता है, इसमें बालक की सीखने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। इसमें विद्यार्थियों को अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने का अवसर प्रदान करती है। यह जो विधि है स्टूडेंट्स को स्वयं प्रैक्टिस करने का अवसर प्रदान करती है, फलस्वरूप उसके मस्तिष्क का विकास होता है। तो जो अभ्यास का जो प्रयास करने का अवसर प्रदान करती है उस विधि का नाम है आपका आगमन विधि, और ये आगमन विधि के गुण हैं। अब नेक्स्ट मैंने अभी बोला था निगमन विधि, वह क्या है उसके बारे में जानिए। इस विधि के द्वारा शिक्षण में सबसे पहले परिभाषा या नियम को सिखाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको क्षेत्रफल निकालना, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला आना चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे पहले से आपको परिभाषा बताया जाएगा, फिर आप इस पे प्रॉब्लम करते हैं। तो ये है आपका निगमन विधि। इस विधि के द्वारा शिक्षण में सबसे पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है एवं फिर उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, और अंत में तथ्यों का प्रयोग से पूर्णतः स्पष्ट कर दिया जाता है। तो आप समझ ही गए। तो इस विधि में नियम सूत्र या परिभाषा प्रस्तुत की जाती है, जैसे आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल लेते हैं। अगर किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का निकालना है, त्रिभुज का, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वही आपका निगमन विधि कहलाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो आपको उसके परिभाषा से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे निगमन विधि के बारे में समझ। उसके बाद एक विधि है स्टूडेंट्स अन्वेषण विधि। वो क्या होता है कि इसको जो है इसकी खोज आर्मस्ट्रांग ने किया था, और ये जो ह्यूरिस्टिक वर्ड से बनाया गया है, यूनानी शब्द है ह्यूरिस्को से ये ह्यूरिस्टिक बना है। इसका अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स खुद अपना मेहनत से कुछ तथ्य की खोज करता है, उसका मतलब कुछ सीखता है और खुद ब खुद
अपने प्रयास से वो खुद सीख लेता है, विधि की खोज करता है, वो है आपका अन्वेषण विधि। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, 19वीं शताब्दी में आर्मस्ट्रांग ने इस विधि की खोज की, जो ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिको से बना है, जिसका तात्पर्य है मैं स्वयं खोज करता हूँ या अपने आप सीखने की विधि है। यह जो है अपने आप खुद से सीखने की विधि है, वो क्या कहलाती है? अन्वेषण विधि। इसके गुण क्या हैं स्टूडेंट्स, वो देखिए। छात्रों में वैज्ञानिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करती है। तो बिल्कुल जब स्टूडेंट्स खुद सोचेगा तो ये भावना जरूर, वैज्ञानिक की भावना इसके अंदर जरूर जागृत होगी, कुछ नया करने का, कुछ नया खोजने का। ठीक है। इसके दोस्त क्या, यह विधि केवल असाधारण बुद्धि वाले छात्रों को गणित शिक्षण के लिए उपयोगी है, जो कि साधारण नहीं है, असाधारण है, जिनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो कि बिल्कुल मतलब बुद्धि के तीव्र हैं, तो उनके लिए ये है। तीव्र बुद्धि वालों के लिए, मतलब ये असाधारण बुद्धि वाले के लिए है, साधारण वालों के लिए नहीं है। तो वही आप खुद ब खुद वो इस चीज़ का अन्वेषण करके कर सकते हैं, क्योंकि वे ही गणित के क्षेत्र में अन्वेषण करने में समर्थ होते हैं। जो अन्वेषण करेंगे तो वही गणित के क्षेत्र में अन्वेषण करना, मतलब कुछ नया निजात करना, कुछ खोज करना। तो ये आपका हो गया अन्वेषण विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारा विधि मैंने अभी बताया। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की ओर मैं ले चलता हूँ आपको। वहाँ पे देखिए कौन कौन सा क्वेश्चंस है, और आप खुद अगर इतना समझ गए होंगे तो आपको खुद ब खुद ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो देखिए अब ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस, गणित शिक्षण के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? वो है संश्लेषण विधि। यानी आप जब ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका संश्लेषण विधि। ठीक है। अब है दूसरा है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो यह तार्किक जो विधि है वो संश्लेषण विधि है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं तो तर्क के साथ जाते हैं कि अगर कोई फल 1 रुपया में 5 आता है तो 2 रुपया में कितना आएगा, यानी आपको पहले दिया गया है, नहीं तो यहाँ पे तर्क लगाते हैं आप, चूंकि इसलिए का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये संश्लेषण विधि गणित शिक्षण की तार्किक विधि का प्रतिपादन करता है। कौन सी विधि है? वो संश्लेषण विधि है। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है? वो है विश्लेषण विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? अज्ञात से आप ज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न करती है? वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है आपका आगमन विधि। आगमन विधि आपको बताया ही मैंने कि क्या होता है स्टूडेंट्स आगमन विधि। तो ये होता है, इसमें क्या होता है कि एक ही तरह के बहुत सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है, और उससे क्या होता है कि वो रिजल्ट निकाला जाता है, तो वो आपका आगमन विधि कहलाता है। तो किसी विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न करती है, वो है आपका आगमन विधि। उच्च कक्षाओं में कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक है? तो वो है निगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है स्टूडेंट्स? जब फॉर्मूलाज आपको पता होता है और आप डायरेक्ट इनपुट डालते हैं सूत्र, और वहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर निकाल लेते हैं, तो वो आपको उच्च कक्षाओं में ये शिक्षण विधि सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। ठीक है। अब है स्टूडेंट्स, गणित शिक्षण में बताए गए सभी नियमों को निरंतर याद रखने के लिए आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल मैथ जो है, मैथमेटिक्स, वो प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना अच्छा होगा। मैथ बिल्कुल आप प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको आएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा। भले आपको खूब आता है, लेकिन आप प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा तो आपसे वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपकी अभ्यास की निरंतर आवश्यकता होती है मैथ के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया और बोला कि सर आप जो है जितना ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए, और जो भी मैथ है बेसिक्स, मुझे हम लोग 10 तक का मैथ पढ़ चुके हैं तो वो हम लोग को आता है। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि बहुत लोग को तो मैथ अच्छा होता है सब्जेक्ट, लेकिन बहुत लोग जो कि छोड़ चुके हैं, बीएड कर रहे हैं, या बहुत लोग साइंस बैकग्राउंड को छोड़ के आर्ट्स बैकग्राउंड में हैं, तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी स्टूडेंट्स। तो इसके लिए मैं सारा वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया इस प्रकार से
तो ऐसा है कि स्टूडेंट्स मैं डालूंगा सारा वीडियो, आपको जो भी ज़रूरत है वहाँ से आप सीखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो जो भी आपको अच्छा लगता है तो वहीं पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको सारा कुछ पता है तो बिल्कुल चैनल को मत देखिए, आप खुद ब खुद प्रैक्टिस कीजिए, कुछ अलग सा कीजिए। अगर नहीं पता है तो आप बिल्कुल एक बार वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखिएगा। कई बार क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंस में होते हो कि 10 तक का मैथ है तो मैं आसानी से बना लूँगा, और वहाँ पे आपसे बनेगा नहीं। तो आप एक बार ज़रूर अच्छे से इसको देख लीजिए। ये नहीं मैं आप पे कुछ ये बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि मैथ जो है अभ्यास का चीज़ है। तो ये आप जो सोच के रहिएगा कि मुझे मैथ आता और मुझसे बन जाएगा, और आप अभ्यास नहीं कीजिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैथ का जो शिक्षण जो है निरंतर याद रखने के लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत होती है। ठीक है, वह विधि जो देखो, सुनो और समझो पर आधारित है वह है प्रदर्शन विधि। आप कोई भी चीज़ प्रदर्शित करेंगे तभी वो वहाँ पे आप देखिएगा, फिर सुनिएगा जो बताएगा प्रदर्शन के साथ, और फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये विधि क्या कहलाती है? प्रदर्शन विधि। गणित के जिस कार्य का संपादन बिना कागज पेंसिल आदि के होता है उसे कहते हैं मौखिक कार्य। अगर कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट अगर पूछते हैं तो इसको मौखिक कार्य बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम पूछ दे कि 2 8 जा कितना होता है बिना कॉपी कलम यूज किए, और जो सामने वाला 16 बोल दिया, तो ये क्या है? मौखिक कार्य है। जिन बालक की बुद्धि लब्धि 130 से 180 या उससे आगे होता है वो क्या होते हैं? प्रखर बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाले। नहीं तो इनका जो IQ लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है, 130 से 180 के बीच में होता है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं कि प्रखर बुद्धि वाले का IQ कितना होता है, तो 130 से 180 के बीच या उससे ज़्यादा कहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है गणित शिक्षण की किस विधि की खोज आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था? अन्वेषण विधि। स्वयं मैं खोज करता हूँ, नहीं ये अभी मैंने थोड़ा देर बताया था। अन्वेषण विधि क्या है? मैं खुद स्वयं खोज करता हूँ। तो ये साइंटिफिक या वैज्ञानिक जो होते हैं वो लोग ये अन्वेषण विधि का प्रयोग करते हैं, वो खुद खोज करते हैं मैथ के नए नए फार्मूलाज, नए नए सूत्र। तो इसमें थोड़ा सा सब बच्चों की बात, और साधारण बच्चे ही यहाँ पे अन्वेषण विधि से कुछ कर सकते हैं, साधारण बच्चे की बस की बात नहीं होती है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक खोज की विधि होती है। ठीक है, अन्वेषण विधि, इसको याद रखिएगा आप। इसके बाद है गणित सभी विद्वानों की कुंजी है यह कथन, गणित सभी विज्ञानों की कुंजी है यह कथन है, तो यह कथन है बेकन का। उसके बाद है बीज गणित शिक्षण की विधि है, तो समीकरण विधि है। ठीक है, जो बीज गणित शिक्षण की कौन सी विधि है? तो वो है समीकरण विधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंक गणित शिक्षण का महत्व है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ इसका महत्व होता है अंकगणित का? तो घरेलू कार्य में भी होता है, मजदूरी व्यवसाय में भी होता है, व्यवहारिक उपयोग में भी होता है। तो इनमें से सभी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये सभी इसका आंसर होगा। गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क का व्यायाम। अगर आप इसको यूज करते हैं, बनाते हैं, तो आपका यहाँ पे मस्तिष्क जरूर व्यायाम करता है। आपका दिमाग जो सोचता है वही आपका एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाता है। शिक्षण प्रक्रिया की आखिरी चरण क्या है? तो वह है मूल्यांकन। जब आप कोई एग्जाम देते हैं तो वो क्या होता है कि वो उसके अंदर कितना क्षमता है किसी विद्यार्थी के अंदर, उसको जानने का ये होता है। मूल्यांकन कर देते हैं, यानी उसको अगर आप मार्क्स दे देते हैं तो वो शिक्षण प्रक्रिया की अंतिम चरण होती है, वो मूल्यांकन होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वो कौन सा विधि है? तो ये है आगमन विधि। मैंने बताया था अभी आपको थोड़ा देर पहले आगमन विधि क्या होता है। इसमें पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके समझाया जाता है, फिर जिस प्रकार का प्रॉब्लम्स हैं उस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सामने लाया जाता है और उससे कंपैरिजन करा के उस क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व किया जाता है। तो जिससे क्या होता है कंपैरिजन करने के, तो इस विधि को क्या बोलते हैं हम? आगमन विधि। तो उदाहरण पहले बाद में नियम बनाते हैं इस विधि में, तो वो हो गया। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करते हैं, किस विधि का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल मैंने आपको निगमन विधि में बताया कि जितने भी सूत्र हैं, परिभाषा हैं, उसके आधार पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो आपका कौन सा विधि कहलाता है? निगमन विधि। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि जैसे वृत्त का परिधि हो गया, या आयत का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो गया, तो ये कौन सी विधि मैथ की कहलाती है? वो निगमन विधि है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है आप आइए नेक्स्ट पे।
अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावित होता है? अबेकस, आपको पता होगा कि अबेकस एक यंत्र था जो कि चाइना में आविष्कार हुआ था, जिसमें कि आप सिलेट में देखते होंगे एक पाइप में मोती उसमें गुथा रहता है और बच्चे जो है उसको काउंटिंग के लिए वहाँ पे उसका यूज करते हैं। तो ये याद रखिएगा, गिनती सिखाने में उसका प्रयोग किया जाता है। और अबेकस दुनिया का सबसे पहला यंत्र है जो कि गणना करने वाली यंत्र थी, जो कि चाइना में आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व इसका आविष्कार हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप जान लीजिए, और गिनती सिखाने में इसका प्रयोग होता है। रेखागणित शिक्षण की निम्न में से श्रेष्ठ विधि है। तो रेखागणित को जो सिखाने की सबसे श्रेष्ठ विधि है वो है प्रदर्शन विधि। आप लाइन खींच के उसको दिखा करके, कोई जैसे आयत है, वर्ग है, उसको आप प्रदर्शित करके सिखाते हैं तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो ये शिक्षण में से श्रेष्ठ विधि क्या है रेखागणित का? तो वो है प्रदर्शन विधि। ज्यामिति शब्द का अर्थ होता है, तो ज्यामिति ज्योमेट्री से बना है ज्यामिति स्टूडेंट्स, और जियो मतलब ही होता है भूमि, और भूमि की माप। तो ये याद रखिएगा आप कि ज्यामिति शब्द का अर्थ होता है भूमि की माप। ठीक है। अब है स्टूडेंट्स, मानव दैनिक जीवन में अधिकतर किस गणित का प्रयोग करता है? तो जनरली आप जानते ही अंक गणित का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप व्यवसायिक हैं तो वहाँ पे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का यूज होता है, जोड़ने, घटाने, गुना करने। तो ये सब जो भी अंक गणित के अंतर्गत आता है, सिंप्लीफिकेशंस, तो ये सब का आप प्रयोग करते हैं। आप रेखा गणित का प्रयोग नहीं करते हैं, आप बीज गणित का प्रयोग नहीं करते हैं। आप जब भी प्रयोग करते हैं तो अंक गणित का ही प्रयोग करते हैं। तो मानव जीवन में अधिकतर किस गणित का प्रयोग होता है? तो वो है आपका अंक गणित। गणितीय शिक्षण के खेल विधि के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे हेनरी कुक। हेनरी कुक खेल विधि के जन्मदाता थे। तो ये कई बार आपके बहुत सारे लॉ भी दिए हैं, और ये गणना वाली जो भी बहुत सारे कंप्यूटर्स जो लैंग्वेज है उसमें प्रोग्रामिंग में भी इनका बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट चलता है। तो हेनरी कुक थे जिन्होंने खेल विधि के जन्मदाता हैं, गणितीय शिक्षण के खेल विधि के जन्मदाता बोला जाता है हेनरी कुक को। ठीक है, हेनरी कुक, ये शब्द आप नहीं भूलेंगे इनका नाम। उसके बाद है गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है, तो वो है स्टूडेंट्स अंक गणित, जो कि गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है, तो शिक्षण बिंदु को ही प्राथमिकता दी जाती है, शिक्षण बिंदु को। अब पाठ योजना के मूल्यांकन उपागम के प्रणेता थे, वो थे बीएस ब्लूम। पाठ योजना के मूल्यांकन उपागम के प्रणेता थे, वो थे बीएस ब्लूम। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में होता है? तो वो है, आपको मैंने बताया था, विश्लेषण विधि में क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, और संश्लेषण इसका उल्टा होता है, विपरीत होता है। उसमें क्या होता है आपका? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। किस विधि को महात्मा गांधी ने अपने बेसिक शिक्षा में उपयोग किया? तो ये था प्रयोजना विधि। आप प्रयोजना विधि के द्वारा जो होता है, इसमें महात्मा गांधी ने अपने बेसिक शिक्षा में इसका उपयोग किया था, प्रयोजना विधि। प्रयोजना बनाकर कुछ हस्तकला टाइप का करके वहाँ पे प्रयोजन करके विधि। जितने भी अभी भी बेसिक्स स्कूल हैं महात्मा गांधी के द्वारा, तो अभी भी बिहार में बहुत सारे बेसिक्स स्कूल हैं, तो उसमें पढ़ाई के साथ साथ कुछ योजनाबद्ध तरीके से, मतलब आप क्यों पढ़ाई करें उसका कुछ उद्देश्य के साथ प्रयोजना विधि कहलाता है। तो बेसिक शिक्षा में इसका प्रयोग किया था, तो प्रयोजना विधि का महात्मा गांधी ने। अब विश्लेषण विधि मैंने आपको बता ही दिया है। इस विधि द्वारा अध्ययन करते समय अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। मैंने ये सब सारा चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो मैथ के जो आपके यहाँ से जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। एक बार आप ज़रूर इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, और मुझे विश्वास है कि आपका जो क्वेश्चंस होगा स्टूडेंट्स, वो यहीं से क्वेश्चंस होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से एक बार रीडिंग दे लीजिए। मैं 2-3 यहाँ पे आपको 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ पे, आप खुद ब खुद रीडिंग कीजिए। जो भी वीडियो लेक्चर है पॉज करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं कॉपी में, और नहीं तो सेव कर लीजिए आप अपने मोबाइल्स में या लैपटॉप में, और बार बार इस चीज़ को देखिए।
मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप ये पेज पढ़ लिए होंगे। अब मैं फिर नेक्स्ट पेज आपके लिए सामने रखता हूँ, इसको पढ़िए। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए अत्यधिक समय की आवश्यकता, तो यहाँ पे जो है अत्यधिक समय लग जाता है, वो आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। उसी का विलोम है विश्लेषण विधि का संश्लेषण विधि। Thank you so much watching for this video.